Good morning everyone. Let's start the revision of our chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. So in this chapter we have studied that synthetic fibers are those fibers which are made by human beings. That's why these are called synthetic or man-made fibers. सिंथेटिक फाइबर जो होता है बच्चे, वो बहुत सारी केमिकल यूनिट्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं और सिंथेटिक फाइबर को बनाती हैं. ये जो स्मॉल यूनिट होती है ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम मोनोमर बोलते हैं. और जब ये यूनिट बहुत सारी आपस में जुड़ जाती हैं तो ये एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर. राइट. तो जो भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली वो एक तरीके के पॉलीमर होते हैं. मोनोमर वो सिंगल यूनिट्स होती है जिनके जुड़ने से एक लार्ज यूनिट बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर. राइट. आफ्टर दिस देयर आर main types of synthetic fibers, that is rayon, nylon, polyester and acrylic. First we will study about rayon. Rayon is that fiber which resembles like silk in its appearance. जो भी सिल्क के फैब्रिक होते हैं वो बच्चे बहुत कॉस्टली होते हैं, बट वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि हर कोई उसको देख के फैसिनेट हो जाता है. राइट. तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क, बट towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similarly to that of silk. Right? और 19th century में उन्होंने रेयन को जो था वो फाइंड आउट कर लिया था, जो कि सिल्क से बहुत हद तक क्या करता था, रिजेंबल करता था. ये जो रेयन था ये कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर नहीं था, और उसका रीजन ये था बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. राइट. अब वुड पल्प एक नेचुरल सब्सटेंस है, बट इसमें इतने केमिकल ट्रीटमेंट होते थे कि हम उसको नेचुरल फाइबर नहीं बोलते थे, इसलिए हम उसको सिंथेटिक फाइबर ही बोलते थे. बट क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल था वो एक नेचुरल थिंग था, इसलिए हम इसको कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर भी नहीं बोलते थे. राइट. सो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, दैट इज वुड पल्प, येट इट इज अ मैन-मेड फाइबर. राइट. ये मैंने आपको समझा दिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग होती है. इसके एडवांटेज क्या है ओवर अ सिल्क? इट इज चीपर देन सिल्क एंड इट कैन बी इजीली वोवन इनटू सिल्क फाइबर्स. आफ्टर दिस इट कैन आल्सो बी dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. Right. After this we will study about nylon. नायलॉन इज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नेचुरल नहीं था. जो नायलॉन था वो 1931 में इन्वेंट हुआ था, और इसके अंदर कुछ भी नेचुरल नहीं, रॉ मटेरियल नहीं था, नीदर फ्रॉम प्लांट नॉर फ्रॉम एनिमल्स. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. दैट्स वाई इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. राइट. अब ये सारी केमिकल चीजों से बना था, तो इसलिए ये क्या था, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था. बेटा नायलॉन का जो नेम है इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि इसकी रिसर्च दो कंट्रीज ने मिलके करी थी, दैट इज न्यूयॉर्क एंड लंदन. राइट. इसलिए ये इसका नाम न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन से LON, इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा नायलॉन. आफ्टर दिस नायलॉन के एडवांटेजेस क्या है? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट. इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश, इसलिए ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गया फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एटसेट्रा. राइट. आफ्टर दिस नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. बेटा ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर हम इसकी स्ट्रेंथ को स्टील से कंपेयर करें तो सेम लेंथ सेम ब्रेथ वाली वायर जो होगी वो नायलॉन की ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी कंपैरेटिवली टू स्टील वायर. राइट. आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक. पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर्स. जो फैब्रिक पॉलिएस्टर के फाइबर से बना होता है दे डू नॉट गेट ट्रिंकल्ड इजीली, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज इजी टू वॉश. So it is quite suitable for making dress materials. आपने लोगों को पॉलिएस्टर की शर्ट्स और दूसरी ड्रेसेस पहनते हुए देखा होगा. टेरिलीन जो है वो पॉलिएस्टर की एक वेराइटी है जो काफ़ी पॉपुलर है, कपड़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कपड़े में.
It can be drawn into fine fibers that can be woven like any other yarn. जो टेरिलिन और जो पॉलिएस्टर है उसको हम दूसरे यार्न्स की तरह इजीली उसमें से फैब्रिक क्या करते हैं, वीव कर सकते हैं, राइट. आफ्टर दिस we wear sweaters and use shawls and blankets in here, right. अब जो ये हम एक्रेलिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक्रेलिक होता है बच्चे वो बहुत हद तक जो होता है वूल से रिजेंबल करता है. जैसे कि मैंने रेयॉन के बारे में बताया था, वो सिल्क से रिजेंबल करता है. यहाँ पे जो एक्चुअली में एक्रेलिक होता है वो वूल से रिजेंबल करता है, राइट. जितनी भी चीजें हम आसपास देखते हैं जो हमें लगता है कि वो नेचुरल वूल से बनी हुई है, बट एक्चुअली में वो नेचुरल वूल से नहीं बनी होती. वो किसी एक ऐसे फाइबर से बनी होती है जो वूल जैसा दिखता है. फाइबर आपका होता है एक्रेलिक, राइट. सो जो वूल होता है वो नेचुरल सोर्स से जो वूल हमें मिलता है वो क्वाइट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो क्लोथ्स एक्रेलिक फाइबर से बने होते हैं वो रिलेटिवली चीप होते हैं. तो इसलिए जो भी लोग नेचुरल वूल को अफोर्ड नहीं कर पाते वो एक्रेलिक को क्या करते हैं, इजीली परचेज कर सकते हैं, राइट. आफ्टर दिस जो एक्रेलिक की एडवांटेजेस है और वूल वो क्या है, दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber, right. After this, here are some basic characteristics of every synthetic fiber. Synthetic fiber जो होते हैं उनके अंदर कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो पॉपुलर ड्रेस मटेरियल के लिए चूज किए जाते हैं, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन. मीन्स हर टाइम हमें प्योर कॉटन की तरह उसको आयरन करने की जरूरत नहीं है. वो आसानी से धुल जाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं. जैसे आप लोगों की स्कूल यूनिफॉर्म है, राइट. आपको डेली वो यूनिफॉर्म पहननी होती है, तो डेली वो एक ब्लेंडेड फाइबर से बनी होती है जो प्योर नेचुरल नहीं होता, राइट. वो एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है, तो वो इजीली धुलती है, इजीली सूख जाती है और इजीली क्या होता है, आप उसे पहन सकते हो. आफ्टर दिस, here is another synthetic fiber which is very popular, that is plastic. प्लास्टिक भी बच्चे बाकी सिंथेटिक फाइबर्स की तरह एक पॉलीमर है, लेकिन प्लास्टिक जो होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वो दो तरीके के होते हैं. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीनियर अरेंजमेंट पाया जाता है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. लीनियर का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक लाइन वाले पैटर्न में जुड़े हुए होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं. और एक होता है क्रॉसलिंक प्लास्टिक्स. क्रॉसलिंक में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जितनी भी पॉसिबल ब्रांचेस होती हैं उन सबसे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं. और इन्हीं अरेंजमेंट के बेसिस पे क्या होता है, जो प्लास्टिक होते हैं वो हमें पॉसिबल शेप और पॉसिबल साइज पे क्या होते हैं, मिल जाते हैं. प्लास्टिक जो है वो हमारा इजीली मोल्डेबल होता है, मतलब हम उसे किसी भी शेप में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. It can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into thin wires. That's why it finds such a variety of uses. अब क्योंकि प्लास्टिक में इतनी सारी एडवांटेजेस होती हैं, इसकी वजह से ये बहुत जगहों पर यूज करा जाता है. सो प्लास्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं जब हमने गर्म पानी किया, हीट के ऊपर, हीट से उनका इफेक्ट हो जाता है. सो ऐसे प्लास्टिक which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. और thermoplastics के अंदर जो molecular arrangement होता है वो linear होता है. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastics. इसके अलावा there are some plastics which when molded once cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastics. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे भी होते हैं कि जिन पे हम अगर गर्म पानी डालें तो उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हाइट से गिरते हैं तो दे कैन बी ब्रेक इनटू पीसेस. ऐसे प्लास्टिक्स को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर बेकालाइट एंड मेलामाइन. बेकलाइट को आप जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बेकलाइट के बने होते हैं. इसके अलावा जो कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स होते हैं वो भी बेकलाइट के होते हैं. और मेलामाइन जो घर में हम किचन वेयर्स में जो बर्तन वगैरह हम यूज करते हैं जो एग्जैक्टली ग्लास के नहीं होते, क्रॉकरी नहीं होती, तो वो एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है, वो आपका होता है मेलामाइन, राइट.
इसके अलावा जो प्लास्टिक होता है उसके एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत लाइटर होता है बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में, इसलिए प्लास्टिक्स को हम कार, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और प्लास्टिक के यूजेस की तो बेटा काउंटिंग ही एंडलेस है, आप अपने घर में बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई देख ही सकते हो, जैसे कि स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एटसेट्रा। आफ्टर दिस, जैसा कि अब आपको पता है कि जो प्लास्टिक है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर विच इज मेड फ्रॉम केमिकल, so it is non-biodegradable, right? So plastic being a non-biodegradable, it takes several years to decompose. It is not environmental friendly, it causes environmental pollution. अगर प्लास्टिक देखो बेटा अब डिकम्पोज तो हो ही नहीं सकता, अब डिकम्पोज नहीं होगा तो ऑब्वियसली सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसको बर्न कर दे, तो अगर हम बर्न करते हैं तो जो प्लास्टिक होता है वो बहुत धीरे बर्न होता है और पूरी तरीके से भी बर्न नहीं होता, और अगर जितना भी बर्न होता है उसमें इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स व्हिच कॉजेस इनटू एयर पॉल्यूशन, राइट? सो प्लास्टिक ठीक है हम यूज करते हैं बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, you should learn how to manage plastic waste. You should learn 4R principle, that is reduce, reuse, recycle and recover. Right? Develop habits which are environmental friendly. ये हम ऑलरेडी रिड्यूस मतलब हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए, रीयूज मतलब जो चीजें प्लास्टिक की दोबारा यूज हो सकती है उनको दोबारा यूज करना चाहिए। प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि हम उसे जो हमारी गली में या लोकेलिटी में जो कबाड़ी वाला होता है उसको दे दें, वो उन्हें प्रॉपर फैक्ट्रीज में ले जाएगा, वहां पे उसे रिसाइकलिंग के लिए डाल देगा। इससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा क्या होता है, रिकवर। रिकवर का मतलब होता है प्लास्टिक से कुछ ऐसी चीजें बना लेना जो कि हमारे लिए आगे इन फ्यूचर में हेल्पफुल हो जाए। मतलब अब देखो प्लास्टिक की कोई भी चीज है जो हमारे लिए खराब है, बट उसको यूज करके हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारे लिए क्या हो, प्रोडक्टिव हो, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकवर। सो हमें ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जो हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी। सो बाय दिस वी एंड अप आवर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच एवरीवन।